टाइगर जयराम महतो की पार्टी का उम्मीदवार नाबालिग छात्रा से कर रहा था छेड़खानी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजमहल में बड़ा हादसा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी गंगा में समाई, ड्राइवर लापता। नए साल का जश्न मनाने के लिए शानदार टूरिस्ट प्लेस है सुग्गा बांध फॉल, लेकिन ये है बड़ी परेशानी। नीतीश कुमार बैकफुट पर या भाजपा आगे आगे। मुंड्रू फॉल जा रही स्कूली बच्चों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 24 बच्चे घायल। रांची के नामकुम से 28 तारीख को लाभुकों के खाते में इस तरह से भेजी जाएगी मैया सम्मान योजना की राशि। झारखंड में बढ़ने लगा तापमान, कैसा रहेगा कल का मौसम। रांची के विश्वविद्यालय के छात्रों की कलाकारी देख मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। नमस्कार प्राणीपाल, आप देख रहे हैं आपा भारत, सबसे जल्द सबसे आगे। नीतीश कुमार बैकफुट पर या भाजपा आगे आगे। जी हाँ, आपको बताते चले कि झारखंड में चुनाव हो गया, अब बिहार में होने की बारी है। फिलहाल बिहार में कोई बड़ी राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। क्या सचमुच में नीतीश कुमार बीमार है? आखिर क्यों बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को यह कहना पड़ा 2025 बिहार का विधानसभा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरे होंगे। ये सभी जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की कहने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि भाजपा व कांग्रेस चुनाव की राजनीति तो दिल्ली में ही तय होती है। शुक्रवार को एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के घर पर हुई। एनडीए के सभी दलों की बैठक के बाद आया था बयान। जी हाँ, दरअसल बिहार में कई दिनों से राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। इसकी शुरुआत तब हुई जब गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि इसके चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। इसके बाद से ही बिहार की राजनीति करवट लेने लगी थी। इस बीच संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बयान को लेकर विवाद छिड़ गया। एनडीए और इंडिया ब्लॉक आमने सामने हो गया। राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज करा दिया गया। अब यहाँ से सवाल शुरू होता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के पक्ष में कौन है और कौन नहीं। नीतीश कुमार जैसे कई पॉलिटिशियंस के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी है। वह अगर एनडीए की तरफ जाते हैं, बिहार में उनके वोटरों को खिसकने का खतरा होगा, और अगर चुप रहते हैं तो भी उनका वोट बैंक फिसल सकता है। इसके बाद अचानक नीतीश कुमार बीमार पड़ गए। 20 तारीख से नीतीश कुमार को प्रगति यात्रा पर भी जाना है, 23 से उन्हें प्रगति यात्रा पर भी जाना है। अभी से ही बिहार में चर्चा चलने लगी है कि एनडीए घटक दलों में कौन सी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इन सब के बीच नीतीश कुमार का बीमार पड़ना और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना कि नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा कई सवालों को जन्म देता है। महाराष्ट्र का उदाहरण नीतीश कुमार के सामने। नीतीश कुमार कोई साधारण पॉलिटिशियन नहीं है। सही समय पर किसी भी निर्णय के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का बीमार पड़ना और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे, एनडीए बिहार में लड़ेगा, यह इसको इंगित करता है कि बिहार के लिए एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल। रांची के नामकुम से 28 तारीख को लाभुकों के खाते में इस तरह से भेजी जाएगी मैया सम्मान योजना की राशि। जी हाँ, आपको बताते चले कि झारखंड में 28 दिसंबर को मैया सम्मान योजना के लाभुकों को राशि मिल जाएगी। रांची के नामकुम स्थित खोजाटोली आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम में कुछ लाभुकों को सांकेतिक रूप से मुख्यमंत्री देंगे 2500 रुपये। इसको लेकर तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार झारखंड में 24 जिलों से 3 लाख से अधिक लाभुकों को कार्यक्रम में बुलाने की योजना पर काम हो रहा है। लाभुकों को कार्यक्रम स्थल तक लाने की व्यवस्था करने का निर्देश सभी जिलों के उपायुक्तों को दिया गया है। कार्यक्रम में हर जिले के कुछ लाभुकों को सांकेतिक रूप से 2500 रुपये दिए जाएंगे। बता दें कि इस योजना में अब तक 55.25 लाख महिलाओं लाभुकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस राशि को लेकर लाभुक महिलाएं प्रतीक्षा कर रही है। पहले फंड की वजह से समस्या आई, लेकिन अब अनुरूपक बजट पास होने के बाद कोष की व्यवस्था कर ली गई है।
बजट में इस योजना की राशि का प्रावधान नहीं होने से कुछ तकनीकी अड़चन आई थी, जिसे दूर कर लिया गया है। चुनाव के पहले झारखंड सरकार ने प्रति लाभुक महिला 1,000 रुपया देना शुरू किया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि अगर दूसरी बार गठबंधन की सरकार आई तो लाभुक महिलाओं को 2,500 रुपया प्रति माह दिए जाएंगे। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। उसके बाद ही मैया सम्मान राशि लाभुकों के खाते में भेजने की कोशिश कर रही थी सरकार। इसके लिए फंड का जुगाड़ किया जा रहा था। सम्मान राशि पाने वाले लाभुकों का आवेदन प्रक्रिया में फंसे हुए हैं। झारखंड के सभी जिलों में आवेदन फंसे हुए हैं। उनके निष्पादन के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। झारखंड की मैया सम्मान योजना को बिहार में भी प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने लागू करने की घोषणा कर दी है। कह दिया है कि अगर बिहार में गठबंधन की सरकार बनी तो गरीब महिलाओं को 2,500 रुपये देंगे। तेजस्वी यादव ने इस योजना का नाम माई बहन मान योजना दिया है। माना जा रहा है कि झारखंड में गठबंधन सरकार की रिपीट करने के पीछे मैया सम्मान योजना का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए बिहार का सरकार भी अपने वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और झारखंड का सरकार भी अपने वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। टाइगर जयराम महतो की पार्टी का उम्मीदवार नाबालिग छात्रा से कर रहा था छेड़खानी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां, आपको बताते चले कि हाल ही के दिनों में सुर्खियों में आए जयराम महतो और उनकी पार्टी अब फिर चर्चा में है। पार्टी के नेता की कई कारस्तानी उजागर हो रही है। पहले रंगदारी के मामले में गिरिडीह पुलिस ने बबलू महतो को गिरफ्तार कर जेल भेजा, तो अब खूंटी के तौरपा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले लक्ष्मण पाहन को छेड़खानी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। लक्ष्मण की गिरफ्तारी जरियागढ़ थाना क्षेत्र से हुई। छात्रा के द्वारा थाना में मामला दर्ज कराया गया है। दरअसल जरियागढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी का मामले सामने आया। एक नाबालिग के साथ लक्ष्मण पाहन नामक व्यक्ति के द्वारा छेड़खानी की जा रही थी। पुलिस को नाबालिग ने बताया कि यह कई 1-2 महीने से नहीं बल्कि 2 साल से छेड़खानी कर रहा था। बीच में माँ बाप को इसकी जानकारी मिली तो वे उनको उनकी नानी घर भेज दिए, जिसके बाद लक्ष्मण कुछ दिन शांत रहा। फिर वह लड़की के नानीहाल में भी पहुंच गया, जिसके बाद माँ बाप ने लड़की को वापस घर बुला लिया। घर आने के बाद फिर नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी शुरू कर दिया। छात्रा को लक्ष्मण ने दिल्ली से ले जाने की बात कहता था। यहाँ आपको बता दें कि लक्ष्मण इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। 2024 विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी JLKM के तरफ से सीटें चुनाव लड़ रहा था, लेकिन अब छेड़खानी के मामले में सलाखों के पीछे पहुंच गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि उसके साथ कभी गलत नहीं किया, लेकिन छेड़खानी हर दिन करता था। झारखंड में बढ़ने लगा तापमान, कैसा रहेगा कल का मौसम? झारखंड में तापमान बढ़ गया है, इससे लोगों को सर्दी से राहत मिली है। आज ही जान लीजिए कल का मौसम कैसा रहेगा। जी हाँ, आपको बताते चले कि झारखंड में उच्चतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। इससे लोगों को ठंड से थोड़ी सी राहत मिली। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला का न्यूनतम तापमान सबसे कम रहा, जबकि गोड्डा का उच्चतम तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया है। साथ ही 22 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट की संभावना। रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा ने अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि रविवार 22 दिसंबर को अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा, परंतु न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है। झारखंड का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, पूर्वा हवाएं चलती रहेंगी। साथ ही रांची का उच्चतम तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री अधिक। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी किया वेदर रिपोर्ट बताया गया है कि शनिवार को रांची का उच्चतम तापमान 27.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री अधिक है। जमशेदपुर का अधिकतम पारा 25.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम। रांची के विश्वविद्यालय के छात्रों की कलाकारी देख मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। रविवार को विजेता होंगे पुरस्कृत। जी हां, आपको बता दें कि रांची विश्वविद्यालय में आयोजित इंटर कॉलेज युवा महोत्सव रीच रंग के दूसरे दिन छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी कला का प्रदर्शन किया। रविवार को युवा महोत्सव का समापन हो। शनिवार को युवा कलाकारों ने अपनी कला दिखाई। मोहराबादी के बेसिक साइंस परिसर में 10 इवेंट आयोजित किए हुए हैं। रांची विश्वविद्यालय के PG विभागों समेत अन्य कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा महोत्सव का समापन रविवार को होगा और विजयी प्रतिभागी सम्मानित किए जाएंगे।
नए साल का जश्न मनाने के लिए शानदार टूरिस्ट प्लेस है सुग्गा बांध फॉल, लेकिन ये है बड़ी परेशानी। जी हाँ, आपको बताते चले कि लातेहार सुग्गा बांध फॉल तक पहुंचने में पर्यटकों को काफी परेशानी हो रही है। गज्जर सड़क का सारा मजा किरकिरा कर दे रहा है। लातेहार कृष्णा प्रसाद गुप्ता लातेहार जिले की गारू प्रखंड का सुग्गा बांध फॉल अपनी खूबसूरती से पर्यटकों को आकर्षित करता है। नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन गज्जर सड़क मिजाज किरकिरा कर दे रही है। पर्यटकों ने कहा कि शानदार टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन यहाँ पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा है। मरम्मत के अभाव में पीछे से सड़क हो गई जर्जर। वर्ष 2008 से 9 में लातेहार विशेष प्रमंडल द्वारा लाखों रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण किया गया था। मरम्मत के अभाव में पीछे से सड़क जर्जर हो गई। इस पर चलना मुश्किल हो रहा है। नए साल दस्तक देने को है। बड़ी संख्या में झारखंड समेत दूसरे राज्यों से पर्यटक यहाँ आने लगे हैं। कई लोग पिकनिक मनाने भी पहुंचते हैं। सुग्गा बांध फॉल है काफी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस। सैलानियों का कहना है कि लातेहार का सुग्गा बांध फॉल काफी सुंदर टूरिस्ट प्लेस है। हर साल काफी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन जर्जर सड़क के कारण यहाँ पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा है। 3 किलोमीटर का सफर बोझिल हो जा रहा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द सड़क का मरम्मत कराई जाए, ताकि यहाँ आकर लोग नए साल का जश्न मना सके। सड़क को लेकर प्रशासनिक उदासीनता। ग्रामीणों का कहना है कि सुग्गा बांध पुल को लेकर आकर्षक बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन पहुंच पथ को लेकर प्रशासनिक उदासीनता साफ दिखती है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी काफी परेशानी होती है। पर्यटक की दृष्टि से भी इसकी मरम्मत जल्द से जल्द करानी चाहिए। ऐसे दिखेगी सुग्गा बांध फॉल की खूबसूरती। सुग्गा बांध फॉल का प्राकृतिक सौंदर्य आपको मोहित कर देगा। प्रकृति ने इसे दो हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा सामने की ओर जहां पानी कम गहरा है, अक्सर लोग इस हिस्से को पूरा सुग्गा बांध फॉल समझकर लौट आते हैं, जबकि असली झरना चट्टानों के पीछे छुपा हुआ है। नदी पार करने के बाद पलामू टाइगर रिजर्व की रांची सुग्गा बांध फॉल की खूबसूरती दिखेगी। सुग्गा बांध फॉल कैसे पहुंचे? लातेहार जिले से बस या अपने वाहन से सोरियो प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। यहाँ से गोरू आए। यहाँ से 25 किलोमीटर गोरू पथ पर बारिसाड़ मिलेगा। वहीं से 7 किलोमीटर दूर सुग्गा बांध फॉल है। टुडू फॉल जा रही स्कूली बच्चों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 24 बच्चे घायल। यहाँ आपको बता दें कि राजधानी रांची में एक बड़ा हादसा हो गया। रांची के अनगड़ा में स्कूल बच्चों से भरी बस दुर्घटना का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार हुंड्रू फॉल जाने के क्रम में अचानक अनियंत्रित होकर बस सिकिदरी थाना के क्षेत्र में पलट गई। इस घटना में 2 दर्जन बच्चे घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चों को बस से निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी घायल बच्चों को मंदता हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजी। बताया जा रहा है कि कोडरमा के राइजिंग पब्लिक स्कूल से बच्चों को लेकर बस शैक्षणिक भ्रमण के लिए रांची आई थी। बच्चों को हुंड्रू फॉल और साइंस सिटी ले जाया जा रहा था, लेकिन हुंड्रू फॉल पहुंचने से पहले ही बस दुर्घटना का शिकार हो गई। वहीं बस दुर्घटना में शीशे भी टूट गए। राजमहल में बड़ा हादसा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी गंगा में समाई, ड्राइवर लापता। जी हाँ, आपको बताते चले कि संथाल परगना के साहिबगंज जिले में शनिवार को सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी गंगा में पानी भरने के लिए गई थी। इसी दौरान गाड़ी डूब गई। गाड़ी का ड्राइवर लापता है। राजमहल के गंगा तट पर सुबह 7:45 बजे डूबा फायर ब्रिगेड। घटना राजमहल अनुमंडल स्थित गंगा तट पर शनिवार सुबह करीब 7:45 बजे हुई। राधानगर में तैनात दमकल वाहन में पानी की कमी हो जाने पर पानी भरने के लिए फायर ब्रिगेड गाड़ी गंगा के तट पर आई। अग्निशामक वाहन के चालक अरुण कुमार बेग करके गंगा तट पहुंचे थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को करने के दौरान मिट्टी धंसी। इसी क्रम में वाहन गंगा में समा गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड के चालक अरुण कुमार बाहर नहीं निकल पाए। सूचना मिलते ही राजमहल एसडीओ कपिल कुमार, एसडीपीओ बिमलेश त्रिपाठी, सीओ यूसुफ शेख, अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार शुक्ला गंगा तट पर पहुंचे। चालक का पता लगाने के लिए गंगा में उतरे गोताखोर। तत्काल गोताखोर को बुलाया गया। गोताखोर गंगा में उतरे और नदी में समाये दमकल वाहन के लापता चालक की खोजबीन में जुट गए। समाचार लिखे जाने तक चालक अरुण कुमार का कुछ पता नहीं चल पाया है।